नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें राज्यों से। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजनांदगांव में रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। इधर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे रमन सिंह। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी है, जिसे लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ का रुख बनाए हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया गया। रमन सिंह के नामांकन के गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में हिस्सा लेंगे और रमन सिंह के लिए प्रदेश की जनता से चुनाव में समर्थन देने की अपील करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार तमाम तैयारियां तेज कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ आपको बता दें कि न्यूज इंडिया के स्टेट हेड अनिल पुसुदकर जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, देखिए, सबसे पहले इस दौरे के हम मायने निकालते हैं। हालांकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव है ही, लेकिन तमाम दिग्गज अब वापस से छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन को तलाशने में लगे हुए हैं। अनिल जी। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें किस तरीके से अमित शाह का ये दौरा बेहद खास हो चला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ तो फिलहाल आपको बता दें बड़ा और अहम दौरा है विधानसभा चुनाव को लेकर, चूंकि लगातार बीजेपी के दिग्गज कमर कसे हुए हैं। अनिल पुसुदकर जी, एक बार फिर से रुख करते हैं आपका। अनिल जी, देखिए, ये दौरा कितने मायने रखता है, चूंकि अपनी खोई हुई जमीन को बीजेपी वापस तलाश कर रही है। अनिल जी। जी देखिए, अमित शाह का जो दौरा है तब आएंगे और सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन दाखिल कराने के लिए आ रहे हैं। एक रोड शो करेंगे, रैली करेंगे और उसके साथ अगर वहाँ सभा के रूप में अगर एकत्रित तो संबोधित करेंगे। ये कार्यकर्ताओं में जोश रखने का उनकी जो कोशिश है, ये वो कोशिश है कि कार्यकर्ता जो जोश से भर जाए, क्योंकि आज कांग्रेस की घोषणा हो गई है और राजनांदगांव में हिंस के सामने में भूपेश बघेल ने अपने सहपाठी, अपने मित्र, अपने सिपा सलार गिरीश देवांगन को उतारा है। पैराशूट कैंडिडेट है गिरीश देवांगन, राजनांदगांव कार्यक्षेत्र का भी जिला वो बरोबर करने वाले हैं। तो ऐसे में जो रमन सिंह के लिए जो एक प्रकार से वाकआउट एक तरीका है, तो वो उनको बीजेपी को सवाल करने का मौका भी मिल जाएगा कि आखिर राजनांदगांव में क्या कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। इस मौके को बीजेपी उठाने से उठना नहीं चाहती। तो अमित शाह का जो दौरा है वो सिर्फ रमन सिंह के नामांकन करने के लिए। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए, जो अब कांग्रेस ने अपने 30 नामों की घोषणा की है, उसको भी कहीं ना कहीं वापस ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी विचार करेगी इन सीटों के दोबारा? आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तंज बीजेपी जरूर कस रही है, लेकिन अपनी सेफ साइड कांग्रेस ने खेली है। हाँ, कांग्रेस की जो 20 सीटें आई हैं, हाँ, उसमें प्रथम चरण की 20 सीटें, 20 में से 19 सीटों का पर नाम का ऐलान हो गया है। एक सीट पर नाम बाकी है जो जगदलपुर मुख्यालय है। बाकी जो सीटें हैं वो विधायक मंत्रियों की है और स्पीकर की। तो मंत्रियों को 12 मंत्री और एक स्पीकर की तो टिकट तय थी, वो तो हो गई है। लेकिन जो बाकी बची 17 सीट है, 17 सीट में 8 विधायकों के सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं और उनका एक मंत्री जो है रुद्र गुरु, उसने अपनी विधानसभा सीट ही छोड़ दी है। तो ये भी बीजेपी के लिए एक मौका है हमला करने के लिए कि भाई एक मंत्री जो है अपनी विधानसभा सीट बदल रहा है, क्या वो सशंकित था, अपनी सीट वो जीत नहीं पा रहा था, क्यों सीट बदल रहा है? तो कांग्रेस ने सोच समझकर फैसला तो लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो है 30 सीट में
29 सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी। हाँ। सिर्फ एक सीट ऐसी थी जिसमें रमन सिंह पिछली बार जीते थे। हाँ। 29 में से 29 सीट पर कांग्रेस की अभी काबिज है और उस 29 सीट पर दांव लगाया है जिसमें 4 महिलाओं को भी उन्होंने किया है और 6 चेहरे नए हैं। तो दिक्कत तो दिख रही है दीपिका, कांग्रेस की इस सीट पे दिक्कत तो दिख रही है। जी। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस का कहीं ना कहीं हम ये कहें अनिल जी, ये तंज भी है कि अपनी हार का डर सता रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को, इसलिए जब नामांकन का जो कार्यक्रम होगा उसमें गृह मंत्री को आमंत्रित किया गया, गृह मंत्री मतदाताओं से संपर्क करेंगे। तो क्या हम देखें तो कुल मिला के क्या क्षमता पर भी सवाल, यदि रमन सिंह की बात करते हैं तो? देखिए रमन सिंह आपका सवाल तो जायज है, लेकिन देखिए गृह मंत्री तो लगातार दौरा कर रहे हैं। हाँ। गृह मंत्री ने तो छत्तीसगढ़ पर पूरा मतलब नजर रखी हुई है। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो और केंद्रीय मंत्रियों को तो नाम भी अभी याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन दौरा कर चुके हैं। लगातार दौरे इनके हो रहे हैं। ये लगातार छत्तीसगढ़ को इन्होंने लगभग मथ डाला है। इसलिए समझ लीजिए ये समुद्र मंथन टाइप इसका मंथन कर रहे हैं और इसमें से वो अमृत रूपी सत्ता निकालना भी चाह रहे हैं। मतलब वो किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए गृह मंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस जो है अभी कहती है कि रमन सिंह की कोई चलती नहीं है, रमन सिंह का पत्ता कट गया है, रमन सिंह को टिकट नहीं मिलेगी और अब रमन सिंह की टिकट मिल गई है, सूची जारी बीजेपी की तो कह रहे हैं कि रमन सिंह की ही दिल्ली में चल रही है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता रहेगा। अब जैसे 4 सांसद बीजेपी ने उतारे थे तो कांग्रेस के लोगों ने तंज कसा था कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए दिल्ली में जो सांसद है उनको लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब इस सूची में जो पहली सूची कांग्रेस की है उसमें इनका सांसद है दीपक बैज, जिसको चित्रकूट पर टिकट दी गई, प्रदेश अध्यक्ष है अभी वो। तो चित्रकूट से टिकट दी गई तो चित्रकूट का जो सिटिंग एमएलए है उसका तो टिकट कट गया। अब भी तो सांसद ही तो मैदान में उतारने को। तो ये आरोप प्रत्यारोप अब और तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब लड़ाई और तेज होगी क्योंकि अभी तो और वैसे अभी सिर्फ 30 सीटों पर ये नाम आए हैं कांग्रेस के जो जो दूर है, सुदूरवर्ती, जैसे रायपुर संभाग जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा गर्व जो है राजनीतिक संभाग है रायपुर संभाग है। वहां की तो का नाम नहीं है, आपने बिलासपुर संभाग है। तो ये महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र छूटे हुए। जी देखिए, थोड़ी सी एक चीज़ को और समझते हैं हम यहाँ पे, आप मुझे भी समझाइएगा अनिल जी, कि हमेशा से कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि वह शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा करती है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, लेकिन ग्रामीण अंचल में कुछ अंदर खाने में ऐसा हो जाता है कि वह कमज़ोर होती है। छत्तीसगढ़ में तैयारी तो करी है बीजेपी ने बहुत, लेकिन क्या लगता है स्थितियाँ भी कितनी फेवरेबल लगती हैं? देखिए बस्तर को ही ले लें, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र को ना छोड़े, अपन वनांचल को ले लें। हाँ। तो वनांचल में 12 की 12 सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। 9 सीट उन्होंने आम चुनाव में जीते थे। उसके बाद 3 उपचुनाव में तीनों जो है कांग्रेस जीती। तो 12 की 12 सीट जो है बस्तर की तो कांग्रेस के पास है। इसके पहले जो 3 चुनाव है उसमें 10-11 ऐसा कांग्रेस हारती रही है। हाँ। बीजेपी वनांचल में जीतती रही है। इसीलिए ऐसा यहाँ पे एक तो मुहावरा चल पड़ा है, जिसका होगा बस्तर उसका होगा छत्तीसगढ़। तो बस्तर में जब 11 की 11 सीट 12 की 12 सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी तो उनकी सरकार बनी थी और बहुत अभूतपूर्व उनको बहुमत मिला था। उसके पहले विधानसभा में जो 3 चुनाव हुए उसमें भाजपा को मिली थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं है। ये बात जरूर है कि पहले 3 चुनाव में 50-40 50-40 50-49 का आंकड़ा 49 का आंकड़ा रहता था। तो बराबर का मामला रहता था। एक मात्र पिछला चुनाव ऐसा हुआ जिसमें कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। तो उस जीत को कांग्रेस दोहराना चाहती है और बीजेपी उस हार के सदमे से उभरना चाहती है। तो इसलिए बीजेपी ने तो पहले से ही टिकटों की घोषणा कर दी और काम पर लग भी जाए, होमवर्क का पूरा हो चुका है। और ये जो केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नुकसान हो सके। देखिए अनिल जी, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी अगली खबर पर भी और बहुत चीज़ समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। एमपी छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, तेलंगाना के लिए भी कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है। एमपी के 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कमलनाथ, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी का नाम शामिल है। छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए पहली लिस्ट में 30 नाम हैं। तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पाटन से भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को टिकट दिया गया। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी देखिए, बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने इन सूचियों को जारी किया, इस लिस्ट को जारी किया है, बहुत सर्वे करवाए गए हैं। तो दुर्घटना से देर भली, क्या यही फॉर्मूला अपनाया गया कि देर भले ही हो जाए प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। सेफ जोन खेलने की कोशिश, सेफ साइड लेने की कोशिश, कैसे देखें हम इसे? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। ये दुर्घटना से देर की वाजिब बात है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है कायदा टूट गया, देखभाल तो वाली बात भी हो जाती है, सावधानी में भी दुर्घटना हो जाती है। तो कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की जो सूची है, जी। तो उसको अपन 100 में 100 नंबर नहीं दे सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सोच समझकर टिकटों का बंटवारा हुआ है। पर कमलनाथ तो उनकी सीट है ही, वो उनको वहां से लड़ना ही था। जीतू पटवारी, गोविंद सिंह, ये बड़े नाम हैं। तो अब वहां पर भी जो है समय जो है काफी कम बच रहा है, तो ऐसे में नवरात्र के कारण कह लीजिए या पितर पक्ष को आखिर ये पितर पक्ष से डर क्यों रही थी कांग्रेस को? तब जब आपकी जब सारी तैयारी पूरी होती है, आपके पास जीत के दावे हैं, आप कह रहे थे हम जीत रहे हैं, तो फिर इस तरह से देर होना, फिर समय कल पता चला कि 2-3 दिन और मिल जाता तो नहीं जीत जाता। 2000 5000 से वो कैंडिडेट आते हैं, वो कहेंगे कि हम तो अगर 1 दिन ज्यादा मिल जाता, 2 दिन ज्यादा मिल जाता, चुनाव जीत जाते। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार वो चूक नहीं करना चाह रही थी जो उससे पिछली बार अनजाने में हुई। पिछली बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार गई। कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीती थी, सरकार बनी थी। वो तो उनका इंटरनल मैटर, उनकी बगावत हुई थी पार्टी के अंदर, गुटबाजी थी, जो असंतोष था, वो फूटा और साथ साथ आया। तो इस बार कांग्रेस जो है ये भी देखना चाहती है कि उनके साथ के जो भी जीत कर आ रहे हैं जो है, वो कहीं फिर से अगर मार्जिनल विक्ट्री होती है तो कहीं फिर से शिफ्ट ना हो जाए। हाँ। उस शिफ्ट को रोकने के लिए ये जो टाइम लगा है, हाँ। ये जो स्क्रूटनी हुई अच्छा, है, बीजेपी तो को यदि हम देखते हैं यहाँ पे अनिल जी, जरा इसे भी समझाइए आप, क्या बीजेपी ने यहाँ पे कुछ प्रयोग करने की कोशिश की है? मसलन यदि हम इंदौर 1 की बात करते हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के सामने अब संजय शुक्ला होंगे, और यदि इसकी बात की जाए, संजय शुक्ला का तो गढ़ ही है, तो यहाँ हम कैसे देखें इस देखिए चीज को? हाँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने प्रयोग किया है। कैलाश विजयवर्गीय जो काफी समय से मध्य प्रदेश की राजनीति से रहकर भी बाहर थे, बंगाल की राजनीति में सक्रिय थे, उनकी वापसी जो हो रही है, हाँ। वो एक प्रकार से देखिए बीजेपी के इससे तो बहुत सारे एक तीर से कई निशानों वाली बात है। एक तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो नाराजगी सामने आ रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, तब तो इसमें कोई शक नहीं कि वो लगातार है कि सरकार के बाद जो है एक 2 साल के गैप के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर उन्होंने लंबा एक कार्यकाल किया पूरा एक सरकार का। तो उससे भी बचने के लिए कलेक्टिव जो है, एक कलेक्टिव लीडरशिप का एक एग्जांपल उन्होंने पेश किया था कि भाई नहीं हमारे तो बहुत चेहरे एक नहीं है, नरोत्तम मिश्रा है, प्रहलाद पटेल है, फिर भरत सिंह कुलस्ते हैं और फिर उसके साथ कैलाश विजयवर्गीय भी। तो बिल्कुल। ये एक कलेक्टिव लीडरशिप का एग्जांपल होने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने का भी प्रयास था। और बीजेपी ने जो 4 और 7 सांसदों को भी टिकट दी है, वो उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है, क्योंकि एक सांसद एक विधानसभा में अगर जाता है जो 8 विधानसभा जीत चुका है पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वो जरूर इफेक्ट रहता है उसका उस 8 विधानसभा में। तो 8 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करने के साथ 56 एक विधानसभा में जो है सांसदों का प्रभाव तो होगा, तो उसको उन्होंने कैश करने की कोशिश की है। ये एक बड़ा दांव है बीजेपी का, बड़े चेहरे पर। यदि हम कांग्रेस को देखें तो हमेशा बीजेपी आरोप लगाती आई है कि आप भाई भतीजा बात करते हैं और ये इसी तरीके से टिकट बंटवारा करते हैं। एक बार वही चीज़ हमने इसमें भी देख ली है, क्योंकि देखिए आप ना, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के बेटे को, जयवर्धन को टिकट दे दिया गया है, जीतू पटवारी को तो खैर मिला ही था, सत्यदेव कटारे के बेटे को, विक्रांत भूरिया को झाबुआ से, कांतिलाल के भूरिया के बेटे हैं वो, तो एक बार फिर से वही चीज़ें हमारे सामने नजर आई हैं। देखिए दीपिका, कांग्रेस आरोप जरूर लगाती है भाई भतीजावाद और ये बात का, लेकिन है करती वो खुद भी वही है। अब प्रहलाद पटेल के भाई का चला गया टिकट, उधर जो है कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे के लिए चाह रहे थे, उनको नहीं मिला, तो
अब ये लेकिन कांग्रेस ने तो दे दिया, दिग्विजय सिंह का प्रेशर था ही, ऐसा नहीं है दिग्विजय सिंह का प्रेशर नहीं था। कांग्रेस को दिक्कत मध्य प्रदेश में कांग्रेस से ही है, कांग्रेस से ही, बीजेपी से ज्यादा दिक्कत कांग्रेस से है। अब पिछली बार की सरकार आने के बाद भी अगर गई है तो वो भी कांग्रेस के कारण गई, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था। अगर कांग्रेस के एमएलए टूटते हैं, कांग्रेस की सरकार गिरती है तो मतलब बीजेपी का क्या दोष है? तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स में जो है पावर सेक्टर्स बचे हुए हैं, जी। वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कांग्रेस हाँ, में। हाँ, जी। हाँ, हाँ। अच्छा अनिल जी ज़रा ये भी समझाइए जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी-सी निश्चिंत यहाँ पर हमें कांग्रेस लग रही है, हालाँकि बहुत सक्रिय मध्य प्रदेश में ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या ये मेरा ही आकलन है या फिर आप भी इस बात से हाँ, जी। नहीं, 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 कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निश्चित नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कारण ये है, देखिए उसमें उसका एक कारण तो ये है कि 68 सीटों से जीती, अब 3 उपचुनाव, हाँ, उसके बाद जितने भी उपचुनाव, चाहे ग्राम पंचायत के हो, नगरीय निकाय के हो, सारे उपचुनाव और चुनाव कांग्रेस जीत गई। हाँ, 71 विधायक थे 90 में से। अब हाँ। 90 में से 71 विधायक जिस पार्टी के पास हुआ तो चुनाव में जाए, उसका कॉन्फिडेंस, इसमें कोई शक नहीं है, ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उसके अलावा जो भूपेश बघेल जो है चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के तत्काल बाद से इलेक्शन मोड में थे। वो लगातार पूरे 5 साल सक्रिय रहे। बीजेपी के साथ ये दिक्कत थी कि बीजेपी शुरू के 3-4 साल जो है बहुत सक्रिय नहीं थी। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई थी, उनके अंदर की गुटबाजी आने के बाद लोग कहते हैं गरीबों के घर में प्रॉपर्टी का तय झगड़ा, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में भाजपा में गरीबों के घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा तो सत्ता नहीं थी, उसके बाद लड़ाई झगड़े थे। वो उसको सब मैनेज करते करते जब वो इलेक्शन ईयर में अगर वो एक्टिव हुए हैं तो उस हिसाब से जो है कांग्रेस का कॉन्फिडेंट होना और कांग्रेस का अपर हैंड होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। दीपिका। बिल्कुल अनिल जी और यही एक वजह भी है कि बीजेपी अभी भी अपनों को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बारीकी से आपने इस राज्यों को हमें समझाया कि वाकई में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लिस्ट तो जारी हुई है, लेकिन इसके मायने क्या हैं इन तमाम प्रत्याशियों जो सूची जारी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट के ऐलान के बाद। ये ट्वीट है, नवरात्रि के पहले दिन प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। पाटन से दोबारा मौका देने के लिए नेतृत्व का आभार, सभी प्रत्याशियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पाटन से दोबारा मौका दिए जाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद सीएम बघेल ने ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जाहिर किया है। वहीं सीएम बघेल ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव सीट को जीतने का दावा किया। वहीं बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से फिर से प्रत्याशी बना दिया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर राजनांदगांव सीट को जीतने का दावा किया। सीएम बघेल ने लिखा है कि इस बार राजनांदगांव विधानसभा भी कांग्रेस ही जीतेगी, अडानी नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक दिवसीय राजनांदगांव का दौरा भी किया है और दौरे के दौरान सीएम बघेल ने राजनांदगांव के डोंगर गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम बघेल कांग्रेस के आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए और इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में 20 सीट में 19 में से कांग्रेस के विधायक हैं और राजनांदगांव से भाजपा विधायक हैं। इस बार 20 सीट में जीत दर्ज करने का कांग्रेस का संकल्प है। तो राजनांदगांव में सीएम बघेल ने दौरा किया है और सीट को जीतने का दावा किया है। बकायदा इसके लिए ट्वीट भी किया गया बघेल के द्वारा।
चलिए, इस बीच राजस्थान में सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापति ने क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान मित्रपुरा पुलिस थानाधिकारी बालकृष्ण चौधरी और पुलिस दस्ते के साथ चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। एएसपी प्रजापति ने आगामी विधानसभा चुनावों में भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए आम जन को विश्वास दिलाया और जल्द ही अर्धसैनिक बल मिलने के बाद फ्लैग मार्च निकालने की बात कही। राजस्थान के बारां में कल जिला कांग्रेस कमेटी के आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई कांग्रेस नेता बारां पहुंचेंगे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लिया गया। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें जल संसाधन मंत्री और CWC सदस्य महेंद्रजीत मालवीय के साथ विधायक पाना चंद मेघवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि ERCP परियोजना पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आगामी जिला मुख्यालय पर जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। इधर कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता पर आएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शारदीय नवरात्र महोत्सव की आज से शुरुआत हुई है। शक्तिपीठों पर घट स्थापना के साथ नवरात्र महोत्सव में विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की गई। सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही माता के भक्तों ने भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। इधर गुजरात की सूरत में भी इस साल भी धूमधाम के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल हर जगह बड़ी बड़ी योजनाएं भी बन रही हैं और इसी के चलते शहर में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस के लिए बढ़ गई है। फिर सूरत पुलिस की ओर से नवरात्रि के दौरान सुरक्षा को लेकर माइक्रो प्लानिंग तैयार की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से एंटी रोमियो कोड टीम तैयार की गई है। नवरात्र को लेकर रात के वक्त 6,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी निगरानी में रहेंगे। शहर में 50,000 से ज़्यादा CCTV कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।